हाँ तो मित्रों, हमारी इकोनॉमी रिवीजन सीरीज में अब तक हमने ये सब बिटकॉइन, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, मनी सप्लाई का हमने मेजरमेंट कर लिया। उस मनी सप्लाई को हमने कंट्रोल भी कर लिया अलग अलग टूल, सीआरआर, रेपो वगैरह की मदद से। उससे हमने महंगाई से भी लड़ लिया। तो ये कलेक्टिवली जो पूरी चीज़ हुई उसे मैं कहूँ पिलर 1A, वो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आता है पिलर 1B। ये जो लंच बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है एसबीआई का लंच ब्रेक। तो मतलब बैंक एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन, बैड लोन यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तकलीफ, बासेल नॉर्म्स, ये सब देखना होता है। लेकिन ये जो पूरा पिलर 1B है ये लंच ब्रेक में ले नहीं रहा। हम लोग सीधा जंप कर रहे हैं अब पिलर 1C की तरफ, जहाँ पर हमने फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, ये सब देखना है। अब आपको प्रश्न होगा कि बीच में जंप क्यों ले लिया, लंच ब्रेक क्यों नहीं लिया। इसका कारण ये जो पिलर 1B है, बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, बासेल नॉर्म्स, एनपीए वगैरह, आप हिस्टोरिकली देखें तो इसमें से एक तो सवाल कम आते हैं, कम फ्रीक्वेंटली आते हैं, और दूसरा इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो फैक्ट्स ज़्यादा हैं, कंसेप्ट्स कम हैं। देखिए जो पिलर 1A था, ये यूपीआई, बिटकॉइन, सीआरआर, एसएलआर वगैरह में कंसेप्ट ज़्यादा थे, तो इसलिए मुझे आपको अफलातून ग्राफिक्स, वीडियो एनिमेशन सबके साथ पढ़ाना था। ये तो ऐसी चीज़ है, इसमें सब पूरा इतिहास और फैक्ट्स ही हैं। इसलिए मैं आपको इसका 40 मिनट का वीडियो बना के सब कथा प्रवचन करूँ, उससे ज़्यादा तेज़ी से आप निपटा सकते हैं अगर 20 मिनट में खुद से ही सब पढ़ लो। जो भी मेरा इकोनॉमी का हैंड आउट, पीडीएफ फाइल या ये प्रिंटेड स्वरूप में बुक भी है, जो भी आप यूज़ करें जल्दी से आपका ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पिलर 1B को आप स्किप करें, पढ़ाई उसकी आप करें, लेकिन मैं वीडियो अभी नहीं बना रहा। ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं बनाऊंगा, कभी बनाऊंगा, पर अब वो प्रेजेंट प्रायोरिटी में नहीं है। तो इसलिए पिलर 1B हमने एक तरह से रख दिया बाजू में और सीधा जंप मारे पिलर 1C, यानी शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब समझना शुरू करते हैं। जी नमस्कार मित्रों, तो इकोनॉमी रिकैप सीरीज के अंदर पहले पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस में हम पिलर 1A यूपीआई, बिटकॉइन, सीआरआर, एसएलआर वगैरह से सीधा जंप मार के शेयर मार्केट जा रहे हैं। मतलब पिलर 1B बैंक क्लासिफिकेशन, एनपीए, बासेल, उसका मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा। दो कारण है, एमसीक्यू यहाँ से थोड़े कम आते हैं और दूसरा इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है, कंसेप्ट कम है। तो आप सीधा हैंड आउट मटेरियल किताब देख लोगे तो जल्दी काम निपट जाएगा। 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट इसका वीडियो देखने मत बैठो। मित्रों, ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कौन से साइट्स पे हमें अटैक करना चाहिए? तो रॉ ने सेना को कुछ 12-15 साइट्स या उससे ज़्यादा सजेस्ट की होगी कि ये सब जगह अटैक करो, लेकिन फिर सेना ने सिर्फ 9 साइट्स पे पहले दिन अटैक किया था। क्योंकि आप समझो, उनको टाइम, मनी, रिस्क फैक्टर, ये सब कुछ देखना पड़ेगा, तो हर जगह हमला नहीं कर सकते। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स भी जो एक युद्ध है, तो उसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। अब कुछ लोग कहेंगे तो भाई तुम यही बता दो कि ये जितने 6 चैप्टर्स या पिलर्स हैं उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बता दो। देखिए, अपने इकोनॉमी का जो भी हैंड आउट या बुक है उसके पिलर 1 के अंदर ही पेज नंबर 5, 6, 7 में मैंने एक टेबल बना दिया है कि कौन से पिलर से क्या-क्या प्रश्न पिछले सालों में आए हैं। उस हिसाब से आप खुद से वो तय करें। मैं ढिंढोरा पीट के ज़्यादा ये सब में नहीं जाता कि ये पढ़ो, ये छोड़ दो, क्योंकि यूपीएससी का पेपर भी शेयर बाजार जैसा ही है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है उम्मीद के विपरीत। देखिए, ये आजकल बहुत सारे टीचर्स, टॉपर्स, क्योंकि प्रीलिम करीब आ रही है, तो आपको ऐसे वीडियो बनाएंगे ट्रिक्स वाले कि बच्चों देखो लॉजिकल एलिमिनेशन से ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता पेरिफेरल नॉलेज से, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन जो यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो उसको 10 गुना ज़्यादा मान लेते हैं। वो ऐसा सुनते हैं कि बिना कुछ पढ़े गैस मास्टरगिरी से पास हो सकते हैं। ये भी नहीं पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ना, बस हवा में हो जाएँगे। क्योंकि नादान और डेस्परेट लोग आजकल यूपीएससी ज़्यादा दे रहे हैं, रील्स और ये 12th फेल टाइप की मूवीज़ देख के। तो जो ब्राइट है, सिंसियर है, मैच्योर है, उनको तो पता है कि जो भी आपको कोई सलाह दे रहा है, टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये इसके विपरीत भी जा सकता है, टाइम मिले तो थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ढिंढोरा पीट के डंके की चोट पे कुछ बोलता नहीं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। वरना वो जो डेस्परेट और नादान टाइप के लोग हैं वो खाई में गिरेंगे। वो तो वैसे भी खाई में गिरने ही हैं, लेकिन मैं उसके अंदर अपना एक उद्दीपक, कैटालिस्ट का काम नहीं करना चाहता। वो पाप अपने सर पे नहीं लेना है। एनीवेज, सो डायरेक्टली जंपिंग टू शेयर मार्केट। अब ये जो शेयर मार्केट वाला है, टेक्निकली पिलर 1C फाइनेंशियल मार्केट, इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। पहला जिसे मैं कहूँ 1C1, जिसमें डेट, बॉन्ड, लोन वाले इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। दूसरा वीडियो आएगा 1C2, उसमें इक्विटी, शेयर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसके प्रकार समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ पर आप पैसों का लेन-देन करते हैं, पैसा मोबिलाइज़ करते हैं, आपको कुछ धंधा शुरू करना है, एक्सपांड करना है, उसके वास्ते पूँजी चाहिए, यू विल गो देयर। तो टेन्योर यानी अवधि के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से मनी या कैपिटल मार्केट हो सकता है,
1 साल या उससे ज़्यादा के लिए पैसा मोबिलाइज करना है तो आप जाते हैं कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार में। लेकिन यदि आपको 1 साल से कम के लिए पैसा मोबिलाइज करना है तो आप जाएंगे मनी मार्केट में यानी मुद्रा बाजार में। सो फाइनेंशियल मार्केट को अवधि के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। फ्रेशनेस के हिसाब से कि फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो या रीसेल कर रहे हो, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट हो सकता है। मित्रों, आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है फर्स्ट टाइम तो आप जाते हैं प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार में। फिर वही गाड़ी जब खटारा हो जाए, पुरानी हो जाए और आपको रीसेल करनी है तो आप जाते हैं सेकेंडरी मार्केट यानी द्वितीयक बाजार में। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में जो भी सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड्स आदि पहली बार जारी किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, और जब इन्वेस्टर उसको रीसेल करता है तो हो जाता है वो सेकेंडरी मार्केट। अब आप यहां पर समझिए, प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने जब सबसे पहली बार शेयर बॉन्ड जारी किए और आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, मान लीजिए ये टाटा कार है, तो जब आप टाटा कार खरीदते तो ये पैसा जाता टाटा कंपनी को। लेकिन जब आप उसे रीसेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तब कोई और व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है। तो मान लो मैं ये गाड़ी जब बेचूंगा तो दोबारा टाटा को पैसा नहीं जाएगा, दोबारा जो पैसा जाएगा वो मुझे मिलेगा। तो जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें समझो इन्वेस्टर को पैसा मिलता है, कंपनी को दोबारा पैसा नहीं मिलता। कुछ लोग ये भी कहते हैं तो फिर ये जो सेकेंडरी मार्केट में खरीद बिक्री होती है जिसे नॉर्मल हम शेयर बाजार कहते हैं, तो यहाँ पर सब सट्टा चल रहा है, सब अप डाउन चलते रहता है। लेकिन आप समझिए ये सेकेंडरी मार्केट का एक बहुत महत्व है। अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होगा तो आपकी ये जो एसेट्स हैं उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। मतलब आपने गाड़ी खरीदी, अब आप किसी को बेच ही नहीं सकते, तो ये गाड़ी पुरानी चलती रहे, कोई नई कार खरीदेगा ही नहीं क्योंकि पुरानी बेच नहीं सकता। तो प्राइमरी मार्केट जितना ज़रूरी है, सेकेंडरी मार्केट भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी एसेट्स को लिक्विडिटी यानी तरलता देता है। आप किसी को बेच सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कुछ और पैसा ऐड करके आप नई गाड़ी या नया शेयर या नया बॉन्ड खरीद सकते हैं। सो दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। एसेट के हिसाब से शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटी आदि मार्केट हो सकते हैं। मित्रों, ये फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है कि वहां पर आप बेच क्या रहे हैं, खरीद क्या रहे हैं, एसेट क्लास के हिसाब से। मान लीजिए आप गोल्ड, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, मेटल, ये सब आप खरीद बेच रहे हैं तो वो होता है कमोडिटी मार्केट, दैट इज वन टाइप ऑफ मार्केट। या फिर आप ये फॉरेन करेंसी, रुपी, डॉलर, ऐसा कुछ खरीद बेच रहे हैं, उसके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, तो उसका फॉरेक्स मार्केट अलग होता है। आप कंपनियों के बॉन्ड या शेयर्स खरीद बेच रहे हैं तो उसका शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट अलग हो सकता है। फिर ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट, उनकी आप स्पॉट डिलीवरी ले रहे हैं या फ्यूचर में 30 दिन बाद डिलीवरी ले रहे हैं, उस हिसाब से भी स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट हो सकता है। सो दिस आर ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। और डिलीवरी के हिसाब से अभी के अभी डिलीवरी या 1 महीने बाद डिलीवरी, ऐसा स्पॉट और फ्यूचर मार्केट भी हो सकता है। इन सब में हमारे लिए ज़्यादा आज के लेक्चर में जो ध्यान रहेगा वो होगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। देखिए, मनी मार्केट मतलब 1 साल से कम के लिए आपको पैसा मोबिलाइज करना है, और कैपिटल मार्केट मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए पैसा मोबिलाइज करना है। तो प्रेजेंटली शुरू करते हैं हम मनी मार्केट से। मनी मार्केट के भी सब टाइप कर सकते हैं कि इसमें क्या सरकार, कंपनियां, बैंक, एनबीएफसी, कौन अपना इंस्ट्रूमेंट जारी कर रहा है, उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जितने आपको इंस्ट्रूमेंट सिखाऊंगा, एक डिस्क्लेमर, मैं बस आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा, उसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म पढ़ाने नहीं बैठूंगा, वो खुद में लंबा लेक्चर हो जाएगा। दूसरा, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं चुनिंदा बड़े वाले जो हैं जिसके बारे में खबर होनी चाहिए वो देखेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने नहीं बैठेंगे वरना लंबे हो जाएंगे। ये रिकैप सीरीज है, ये फुल लेंथ लेक्चर सीरीज नहीं है। मित्रों, इस हफ्ते का कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, 14 तारीख बुधवार को अपने पूरे साल के इकोनॉमी करंट अफेयर्स की जो अपडेट सीरीज है विन 25, उसके 10-11 लेक्चर जो होने थे वो हो गए। आखिरी लेक्चर बचता है पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वो मैं बुधवार 14 तारीख रात 9 बजे करने वाला हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री में ही देख सकते हैं, लेकिन उधर देख सकते हैं। 18 तारीख रविवार को यूसीएससी टेस्ट होगा, वो 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करो, उसमें आईपैड, किंडल, गिफ्ट, स्कॉलरशिप सब जीत सकते हैं। वो सुबह भी मेरे ख्याल से 11 बजे होता है, शाम को 5 बजे लाइव टेस्ट देना होगा, तभी आपको इनाम जीतने की स्कोप बनती है। और ये जो पूरा वीक है, इस पूरे वीक अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम मॉक ड्रिल के नाम पे फुल लेंथ टेस्ट, मतलब जो भी 100 क्वेश्चन है जीएस के या 80 क्वेश्चन है सीसेट के, 2-2 घंटे के टेस्ट पूरा हफ्ता चलेगा, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। सब कुछ फ्री में है, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट, सब टॉपिक मनी मार्केट, मतलब 1 साल से कम के लिए पैसा मोबिलाइज करना है। इसमें भारत सरकार को या राज्य सरकार को पैसा मोबिलाइज करना है तो उसके कुछ टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस वगैरह वगैरह। अब ये समझो, सरकार खुद कोई एक एक निवेशक को बेचने नहीं जाएगी, इसके वास्ते वो आरबीआई को कहेगी कि आप मार्केट में सब काम करो, क्योंकि आरबीआई एक्ट के तहत
आरबीआई ही भारत सरकार और राज्य सरकारों का पब्लिक डेट मैनेजर यानी कि सार्वजनिक ऋण प्रबंधक है। तो आरबीआई ये काम देखता है। मित्रों, मनी मार्केट ऐसी चीज है जहां पर आप 1 साल से कम के लिए पैसा मोबिलाइज करते हैं। जैसे सरकार को पैसा मोबिलाइज करना है तो वो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल इशू करवाएगी आरबीआई द्वारा। ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक खास बात होती है, इस पे आप देखो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिखा है, ब्याज कितना देंगे ये नहीं लिखा, क्योंकि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि मान लीजिए ये असल में हो 50 रुपए की चीज़, तो आरबीआई आपको डिस्काउंट पे मान लो 20 रुपए में बेचेगी। फिर जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगा, मान लीजिए 14 दिन के बाद, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू 50 पे वो वापस खरीद लेगी। तो आपने समझो खुद इन्वेस्ट किया था 20, आरबीआई ने आपको वापस किया 50, तो बीच में 30 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का कंसेप्ट सीधा नहीं लिखा होता, वो इस प्रकार से सोल्ड ऑन डिस्काउंट एंड रीपरचेज्ड ऑन फेस वैल्यू, इस सिद्धांत पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। अब आरबीआई जो मैंने आपको बताया, जो ये इंस्ट्रूमेंट है उसको डिस्काउंट पे बेचेगा और मूल भाव पे खरीद लेगा, उसके बीच जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टर का प्रॉफिट है। तो एक लाइन में याद रखना है, वरना वीडियो पॉज करके ये पूरा गणित भी आप समझ सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। 3, 2, 1 लेट्स गो। हाँ तो मित्रों, अपनी इकोनॉमी की बुक में हम पहुंचे हैं पिलर 1C पे। यहाँ पर हम अलग अलग ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट के प्रकार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सब कलरफुल ग्राफिक्स के साथ दिया है। फिर हमने देखे ये ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पर बेचते हैं, फेस वैल्यू पे खरीदते हैं, ये भी सब कुछ कलरफुल ग्राफिक्स के साथ ही दिया है। ये पूरी अपनी बुक अवेलेबल है अमेजोन पर। तो सरकार के इंस्ट्रूमेंट बताए, अगर कंपनियों को 1 साल से कम के लिए पैसा मोबिलाइज करना है, उधारी में लेना है, तो कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, और अगर एमएसएमई लघु उद्योग टाइप का है तो फैक्टरिंग, टीआरईडीएस ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। क्या है आगे अभी देखेंगे। तीसरा, बैंक, एनबीएफसी वगैरह को पैसा शॉर्ट टर्म के लिए मोबिलाइज करना है। एक तो वो जाए आरबीआई के पास रेपो लोन, एमएसएफ लोन वगैरह करें, जो हमने पिछले 1A2 लेक्चर में देख लिया। उसके अलावा आपस में उनको जो लोन लेन देन है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो रेट, रेपो आरबीआई के साथ भी हो सकता है और ये सब बैंक, एनबीएफसी आपस में भी रेपो रेपो खेल सकते हैं। देन सीबीएलओ, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। 2024 प्रीलिम का एक क्वेश्चन ट्राई करें। 3, 2, 1 ओके। हाँ तो सीबीएलओ अभी तो आपको बताया भाई, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मित्रों, जो इकोनॉमी है वो हिस्ट्री नहीं है कि हर साल बुद्धिज्म, जैनिज्म का सवाल आएगा तो इधर भी ऐसा कुछ आएगा ही आएगा। तो ये जो सीबीएलओ है शायद 20 साल में पहली बार पूछा। तो समझो जो टीचर है वो तो आपको जितने साल पढ़ा रहे हर साल पढ़ाएगा, हर साल तो सवाल आना नहीं है। लेकिन मुझे तो फीस ली है, उनको बताना पड़े कि ये आप इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन ये जो सब आजकल यूट्यूब पे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हैं, जिन्होंने 3 साल से ज़्यादा के पेपर खुद नहीं देखे, तो वो बस ऐसा ही नैरेटिव चलाते हैं कि 2-3 साल में नहीं पूछा तो ये ट्रेंड में नहीं है, इसलिए कभी नहीं पढ़ना है। और जो भी तुमको ऐसा पढ़ा रहा है, वो ज़्यादा लंबा पढ़ा रहा है, वो सब उसकी बुराई करो, शॉर्टकट्स और ट्रिक्स चलाओ। तो इससे आप समझो उनके पेज व्यू और एड रेवेन्यू से आप घर भर रहे हैं, आप अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं। खैर, तो मैंने आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बताए। अब कैपिटल मार्केट मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए पैसा मोबिलाइज करना है, तो सरकार को चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरिन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, राज्य सरकार हो चाहे तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी एसडीएल नाम के इंस्ट्रूमेंट जारी करता है। ऑफ कोर्स आरबीआई ये सब जारी करता है, पर ये तो नाम है उनके। कंपनियों को, बैंक, एनबीएफसी वालों को चाहे तो अपने शेयर्स जारी करें, बॉन्ड डिबेंचर जारी करें, ये हो सकता है। अब हम देखेंगे मनी मार्केट के कुछ स्पेशल केसेस। मान लीजिए जियो कंपनी को अपने जो मोबाइल्स बेचने हैं उसको पैक करने के लिए जो कार्ड बॉक्स होके खरीदे जाते हैं, वो किसी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से मुकेश भाई खरीद रहे हैं। और मुकेश भाई ने अभी तक उस एमएसएमई वाले को पैसा चुकाया नहीं है। वो कि इस महीने का जो भी है वो अगले महीने सेटल करेंगे, ऐसा महीने महीने का उनका एक साइकिल चल रहा है। तो खोखे तो बेच दिए एमएसएमई वाले ने, लेकिन मुकेश भाई ने पैसा नहीं चुकाया। और एमएसएमई वाले को भी आगे रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टाफ को सैलरी देना है, लाइट बिल, फोन बिल सब भरना है। तो वो क्या करेगा, ऐसे जो अनपेड इनवॉइसेस हैं वो जाके किसी बैंक में, एनबीएफसी में गिरवी रखेगा और सामने बैंक, एनबीएफसी वाला उसको टेम्पररी लोन में पैसा दे देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फैक्टरिंग प्रोसेस, कि जहां अनपेड इनवॉइसेस गिरवे रख के पैसा उठाया जाता है। अब ऐसा काम ऑनलाइन हो सके, जहां एक तरफ सारे ये एमएसएमई वाले और सामने सारे बैंक, एनबीएफसी वाले आपस में लेन देन करते रहे,
तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या कहेंगे? अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है? नहीं, उसका नाम है TREDS। TREDS। आगे मुद्दा चलता है मीबॉर लिबॉर। देखिए, मान लीजिए मुंबई में एसबीआई ने एक्सिस को टेम्पररी लोन दिया 5% ब्याज पे, एचडीएफसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन दिया 6% ब्याज पे। तो मुंबई में एवरेज इंटर बैंक लैंडिंग रेट क्या चल रहा है? तो 5 और 6 का एवरेज क्या निकल 5.5। तो 5.5% इसको आप क्या बोलेंगे? मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, मीबॉर। अगर मुंबई में ऐसा चल रहा है तो लंदन में चलेगा, उसको क्या बोलोगे? लिबॉर। कि उस रेट पे बैंक वाले आपस में शॉर्ट टर्म के लोन दे रहे हैं, उसका एवरेज ब्याज दर है। अब ये जो लिबॉर है उसका बहुत उपयोग था बेंचमार्क के रूप में। बाकी जितने इंटरनेशनल लोन हो, कि मान लीजिए अफ्रीका की कोई बैंक पाकिस्तान की बैंक को लोन में दे रही है तो क्या ब्याज रहेगा, वो सब इसके साथ लिंक करके रखते थे। उसी तरह मान लीजिए कोई एनआरआई अमेरिका से भारत में डॉलर भेज के भारत के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करे तो उसको कितना ब्याज मिलेगा। ऐसे सब डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट एफसीएनआर अकाउंट के इंटरेस्ट रेट, ये सब लिंक थे लिबॉर से। लेकिन लिबॉर में फिर स्कैम हो गया। स्कैम हो गया तो उनकी लंदन की ब्रिटेन की संस्था ने इसको धीरे धीरे बंद करा दिया। तो हमें तकलीफ हो जाएगी, हमने इसको देख के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। तो आरबीआई बोल रहा है कि हम अब अपना एक नया ऐसा ही बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट निकालेंगे जिसका नाम होगा सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट, यानी SORR। बाकी भी देश धीरे धीरे अपना ऐसा कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट सब टॉपिक मनी मार्केट में 1 साल से कम अवधि के जो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, CBLO वो देखा। स्पेशल टर्म्स 2 सिखाए, TREDS और लिबॉर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वो बुक में देख लेना। अब बढ़ते हैं कैपिटल मार्केट, जहाँ 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए आपको पैसा मोबिलाइज करना है। और उसमें लोन वाला आज देख रहे हैं, शेयर्स वाला है वो कल देखेंगे। हाँ, तो लोन के नाम पे बॉन्ड, SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब जारी होता है। कंपनी वाले शेयर्स भी जारी कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स का हम लोग कल देखेंगे। अब देखिए, आप कभी भी लोन लेने जाते हैं और बैंक आपको बोले कि कुछ गिरवे रखो, कि जैसे विजय माल्या ने किंगफिशर का एरोप्लेन गिरवे रखा है, तो यानी कि इट इज़ सिक्योर्ड लोन और उसमें एसेट मॉर्टगेज किया गया, गिरवे रखा है। तो अगर माल्या नहीं चुकाएगा पैसा, तो बैंक वाले उसका कुछ उखाड़ सकते हैं, जब हाँ उखाड़ सकते हैं, वो जब्त कर सकते हैं। लेकिन जब भारत सरकार या अमेरिकी सरकार उनको लोन में पैसा चाहिए, तो अपने ट्रेजरी बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई इंस्ट्रूमेंट जारी किया, उसके पीछे क्या उन्होंने कुछ गिरवी रखा है, अपना व्हाइट हाउस गिरवी रखा है या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना टेबल कुर्सी गिरवे रखा है? नहीं, कुछ भी कोलेटरल नहीं है। आप सरकार पे विश्वास से इसको खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब में अगर सरकार लोन वापस नहीं चुकाती, तो आप क्या उखाड़ सकते हैं? जब आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, गिरवे कुछ है नहीं, तो क्या उखाड़ लोगे? इसमें से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, ट्राई करिए। इसका जवाब क्या होगा? तो मैंने आपको 2-3 मिनट जो सिखाया, उसमें से इसका जवाब डिकोड करने की आप में इंटेलेक्चुअल डेप्थ, थोड़ी पात्रता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूटन आइंस्टाइन जैसा दिमाग होना चाहिए, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। वरना ऐसे ही यूपीएससी समझो कोई मानसिक रूप से दरिद्र है, उसकी गरीब कल्याण योजना नहीं है। मैं पैसों की गरीबी नहीं बोला, मैं दिमागी गरीबी की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट, यानी 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए पैसा मोबिलाइज़ करना है, तो उसमें जो बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं, उसके अलग-अलग प्रकार समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड ही रहते हैं, उसको शेयर में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए उनको कहा जाता है NCD, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अब कुछ लोग कहें भाई शेयर और बॉन्ड में ही क्या अंतर है? तो शेयर और बॉन्ड का अंतर, ये रिकैप सीरीज है तो मैं इतना बेसिक नहीं करा सकता। इधर स्लाइड दिया है, वीडियो पॉज़ करके समझ लो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड का शेयर नहीं बन सकता, तो उसे हम कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं कि उसको आप बाद में शेयर्स में तब्दील कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे OFCD, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। एक सहारा कंपनी थी, उसका मालिक था सुब्रतो रॉय, उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी किए थे, लेकिन सेबी का परमिशन नहीं लिया था, तो फिर उसको जेल में फिट कर दिया था, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे बॉन्ड है जिसको बाद में शेयर में तब्दील कर सकते हैं। मित्रों, बॉन्ड असल में एक जात का लोन इंस्ट्रूमेंट है। तो लोन पे इन्वेस्टर क्या कमाता है? ब्याज कमाता है। तो अगर आपको कितना ब्याज मिलेगा वो पहले से फिक्स है, निश्चित है, तय है, मान लो 10%, तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स हुए। लेकिन कुछ ऐसे सीन होते हैं कि जहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है, वो किसी और बेंचमार्क या एसेट के साथ लिंक किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, महंगाई बढ़ेगी तो हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे। ऐसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आरबीआई ने निकाले थे। मित्रों, मान लीजिए ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं,
तो आप आरबीआई को पैसा दे के ये खरीदेंगे। इसकी खास बात यह है कि इसका ब्याज पहले से फिक्स नहीं होता। वो ऐसा कि यदि महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई आपको ज़्यादा ब्याज देगी। मान लो लिंक करके बोला हो कि महंगाई दर जो भी चला है उस पर 1.5% हम एक्स्ट्रा देंगे, तो उस प्रकार से आपको ब्याज अलग अलग समय पे अलग अलग मिल सकता है। सो दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। अब आपको प्रश्न हो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने क्यों जारी किया? ताकि पब्लिक, बीच में एक ऐसा समय आया कि महंगाई बहुत बढ़ रही थी तो गोल्ड बहुत खरीद रही थी, और आप जानते हैं गोल्ड भारत के अंदर इतना पैदा नहीं होता, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जितना आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, उस हिसाब से रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट गड़बड़ होता है। तो $1 जो 75 में मिलता है 85 में मिलना शुरू हो जाए, उससे और नई समस्याएं उत्पन्न होती है। इस कारण से जनता को गोल्ड खरीदने से, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने से रोकने के लिए आरबीआई ने ऐसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स निकाले थे कि जहां पर आपका जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो निर्भर करता है महंगाई कितनी है, महंगाई से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल कि सोने का भाव ज़्यादा बढ़ेगा तो हम आपको ज़्यादा जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है वो वापस करेंगे। ऐसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई ने जारी किए थे। मित्रों, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। असल में ये ऐसा दिखता नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन है। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इसका प्राइस देखिए, इस इधर कुछ प्राइस नहीं लिखा है क्योंकि इसका प्राइस लिंक है गोल्ड के प्राइस के साथ। तो मान लीजिए सोना आज से कुछ साल पहले 30,000 रुपये में मिलता था, तो ये बॉन्ड भी आप 30,000 रुपये दे के आरबीआई से खरीदते। तो ये आपने पैसा इन्वेस्ट किया। अब कुछ वर्षों बाद जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपने ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वापस रिजर्व बैंक में जमा करना है, और आरबीआई देखेगी कि लेटेस्ट भाव क्या चला है। मान लीजिए अब गोल्ड का भाव हो गया ₹1,00,000, तो आरबीआई आपको ये पैसा और उसके ऊपर और पैसा ₹1,00,000 वापस करेगी। और इस बीच ये जो भी 7-8 साल तक आपका गेम चला, हर साल आरबीआई आपको ब्याज भी देगी, करीब 2-2.5%। यूपीएससी को बीच में इच्छा हो गई कि हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट पे टैक्स लगता है कि नहीं। तो हमें याद रखना है कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था उसके ब्याज पे इनकम टैक्स चढ़ता है, हाँ। लेकिन जो उसका प्रिंसिपल का अप्रिसिएशन हुआ 35 का 90,000 हो गया, तो उस पे इनकम टैक्स नहीं, वो असल में आपकी एसेट के ऊपर प्रॉफिट है, तो उस पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, टीजीटी यानी पूंजीगत लाभ कर। तो यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में वो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है, आपको माफ़ी है। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आपका बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, 30,000 इन्वेस्ट किया था, ₹1,00,000 मिल गया। लेकिन ये सारा पैसा असल में भारत सरकार ने आरबीआई को, और आरबीआई ने आपको देना पड़ा। तो भारत सरकार ने कहा ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल चीज़ है नहीं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हमें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। इसलिए अब से सरकार ने ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डिसकंटिन्यू करवाए हैं। जिन्होंने पहले खरीदे थे उनको ऑनर किया जाएगा, उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन नए अब जारी करना बंद किया है। अब इसके बाद बॉन्ड के ऐसे प्रकार समझते हैं जो करेंसी और लोकेशन के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। मान लो करेंसी हो रुपया, और बॉन्ड जो है रुपये वाला बॉन्ड वो भारत के बाहर अमेरिका में, लंदन में कहीं जारी किया जाए, तो इसे हम कहेंगे मसाला बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स। इसी प्रकार और भी बॉन्ड्स बन सकते हैं, पांडा, महाराजा, कांगारू वगैरह। उसकी क्या मैकेनिज्म और क्या फॉर्मेट होती है अपने हैंडआउट बुक्स वगैरह में दिया है, वो रैपिड रिवीजन टेबल आप देख लेना। हाँ, तो मित्रों अपनी इकोनॉमी की बुक में मित्रों ये मसाला बॉन्ड्स और ऐसे और भी अलग अलग जात के बॉन्ड्स होते हैं, ये पूरी चीज़ रैपिड रिवीजन ग्राफिक्स के साथ यहाँ पर दी गई है। ये पूरी अपनी बुक अवेलेबल है अमेजोन पर। मित्रों कुछ बॉन्ड्स कमर्शियल मोटिव यानी धंधा करने, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन नोबेल ऑब्जेक्टिव्स, समाज सेवा, पर्यावरण सेवा, इसके लिए जारी किए जाते हैं। तो ऐसे स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, ईएसजी बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, ये सब हो सकते हैं। इसमें ग्रीन बॉन्ड और उसका ग्रीनियम समझ लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करवाए, तो इन्वेस्टर पैसा देगा, ये पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसमें से अलग अलग जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर, विंड, एलईडी बल्ब, जो भी हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें पैसा ये आगे जाएगा। अब यहाँ एक कंसेप्ट है ग्रीनियम। मान लीजिए विमल गुटखा कंपनी अपना बॉन्ड इशू करे और उस पर आपको 18% ब्याज दे, और सामने सरकार ये ग्रीन बॉन्ड इशू करे और उस पर सिर्फ 8% ब्याज दे, तो स्वाभाविक है आप कहेंगे भाई तो विमल का ही ले लेंगे हम तो। लेकिन जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर है जैसे बिल गेट्स, वो कहेगा देखो विमल के मुकाबले में ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करता तो मेरा काल्पनिक नुकसान कितना है, 18 - 8, यानी कि 10% मेरा काल्पनिक नुकसान है। इसे कहा जाता है ग्रीनियम।
अब आप कहते हो फिर बिल गेट्स ऐसा नुकसानी का धंधा क्यों करेगा? क्योंकि वो नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं है, वो एक इम्पैक्ट इन्वेस्टर है कि जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो चाहता है लेकिन साथ-साथ समाज सेवा, पर्यावरण सेवा कुछ पॉजिटिव करके जाना चाहता है। तो हाँ, ऐसे इम्पैक्ट इन्वेस्टर लॉस में भी मतलब लॉस तो फिर भी नहीं है, समझो 8% ब्याज तो मिल ही रहा है, लेकिन जो काल्पनिक लॉस है कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स वो सह लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीनियम। अब तकलीफ ऐसी है कि इनको ये जो काल्पनिक लॉस सहना है, ग्रीनियम सहना है, तो अगर यूरोप, स्वीडन, नॉर्वे के कोई बॉन्ड इश्यू करता है, तो उसमें वो सहने को तैयार हो जाते हैं, खरीद लेते हैं। भारत और बाकी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऐसे बॉन्ड जारी करते हैं, उसमें ये लोग थोड़ा कतराते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे भारत के बॉन्ड में हम इन्वेस्ट भी करेंगे तो क्या ही गारंटी है कि नीचे ये पैसा सही दिशा में जाएगा, करप्शन, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। ये जो मैंने आपको बताया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसमें भी ऐसी तकलीफ है, 1-1, 2-2 साल तक तो सरकार रिपोर्ट जारी नहीं करती कि हमने ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया और उससे कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट को फ़ायदा हुआ। तो ये एक चैलेंज है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाइलाइट किया था। अब दूसरा प्रश्न, बॉन्ड का प्रिंसिपल यानी मूलधन वापस होगा कि नहीं? देखिए, हर एक बॉन्ड में आप जानते हैं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 2 कंपोनेंट है। तो अगर दोनों चीज़ वापस होगी, हम कहेंगे रिडीमेबल बॉन्ड है। उसके मुकाबले कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे कि वो कहेंगे देखो ब्याज तो हम देंगे, लेकिन प्रिंसिपल मूलधन नहीं वापस करेंगे। जैसे कोरोना जैसी महामारियों के लिए कॉन्सोल बॉन्ड जारी किए जाएँ तो उसमें ऐसी मैकेनिज़्म होती है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की जो बासेल कमिटी है, उसके बासेल नॉर्म्स के तहत हर एक बैंक, एनबीएफसी पे कुछ रूल्स लगते हैं। तो एक ऐसा रूल्स है कि इन्होंने एटी1 बॉन्ड्स, एडिशनल टियर 1 कैपिटल बॉन्ड्स कुछ जारी करने होते हैं। तो वो भी ऐसे होते हैं, इसमें आपको ब्याज मिलता है, प्रिंसिपल वापस नहीं होगा अगर उस बैंक में स्कैम हो जाता है। वो येस बैंक में स्कैम हुआ था, तब ये चीज़ चर्चा में आई थी। अब आखिरी मुद्दा, क्या कोई ऐसा बॉन्ड हो सकता है कि जिसमें प्रिंसिपल भी वापस नहीं हो और इंटरेस्ट भी वापस नहीं हो? जवाब है हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और दूसरे हैं ज़ेड-सी-ज़ेड-पी। मित्रों, जब भी आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उम्मीद रखते हैं कि मुझे प्रिंसिपल यानी मूलधन वापस हो और उसके ऊपर कुछ ब्याज मिले, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कुछ खास किस्म के बॉन्ड्स ऐसे हैं कि जहां पर ना तो आपको ये प्रिंसिपल वापस मिलता है, ना तो आपको ये इंटरेस्ट वापस मिलता है। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि जहां पर असल में आप अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को ये पूरा पैसा दान में दे रहे हैं, तो वो आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस नहीं करेंगे। मित्रों, इलेक्टोरल बॉन्ड असल में 15 दिन की ही उसकी वैलिडिटी होती है। तो असल में वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा नहीं, लेकिन बॉन्ड शब्द है तो इसलिए मैंने आखिर में इधर आपको बताया। क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका मैकेनिज़्म ये है कि कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन को किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चंदे में देना है, तो कैश में, चेकबुक आदि से दे सकता था। नया इंस्ट्रूमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड, ये केवल आप एसबीआई की बैंक ब्रांच से खरीद सकते थे। वहाँ से आपने खरीदा और ये बॉन्ड अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करेंगे और वो मंत्री या नेता वापस एसबीआई में वो डिपॉजिट करेगा और एसबीआई उसको पैसा देगा। तो दैट इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें डोनर यानी जो दाता है उसको गुमनामी, एनोनिमिटी मिलती थी। आप ये वाला गिफ्ट कार्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड देखो, इसमें कुछ नाम लिखा ही नहीं है। ये किसने, अदानी अंबानी किसने दिया, किसको दिया। आप कहीं ऐसी चीज़ क्यों लॉन्च की होगी? ताकि अगर कोई कंपनी मान लो उसको इच्छा हो मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करूं, तो सामने दूसरी पार्टी वाले उसको परेशान नहीं करें या फिर ट्विटर वगैरह में उसका हेट कैंपेन नहीं चले। इस वास्ते वो ऐसी चीज़ लाना चाहते थे। और इसमें भी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसे तो सरकार ने जारी करवाया था, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर डिसकंटिन्यूड। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन करवा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से पॉलिटिकल करप्शन को प्रोत्साहन देता है। कुछ ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ कुछ जांच चल रही थी, उन्होंने फिर जैसे ही जांच शुरू हुई तो ऐसा बहुत बहुत बड़ा बड़ा पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार को डोनेट किया था। इससे मतदाता को जो अधिकार है कि कौन सी पार्टी किनसे चंदा ले रही है, वो सब वो नहीं नहीं जान पाता। तो इस सब को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये तो बैन हो चुका है। अच्छा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसी चीज़ है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस नहीं होगा, क्योंकि एक तो एक प्रकार का दान है ना, तो दान का पैसा थोड़ी वापस आएगा। ऐसा एक और चीज़ होता है ज़ेड-सी-ज़ेड-पी बॉन्ड्स। मैं अगर कोई एनजीओ है जैसे क्राई, CRY, वो अनाथ बच्चों से सब दिवाली के कार्ड बना के बेचते हैं और फिर वो अनाथ आश्रम चलाते हैं, ऐसा सब है। तो ऐसा कोई एनजीओ है, उसको पैसा डोनेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो एक फैंसी इंस्ट्रूमेंट लेके आए
जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। वैसा मैं उनको वो 100 रुपए का या जो मैं खरीदा उनको पैसा जाएगा, सामने वो मुझे ना तो प्रिंसिपल वापस करेंगे ना इंटरेस्ट वापस करेंगे। देखिए जो इंटरेस्ट है उसके लिए टेक्निकल टर्म होता है कूपन रेट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट तो वापस होगा नहीं, तो जीरो कूपन रेट, और प्रिंसिपल भी वापस नहीं होगा तो जीरो प्रिंसिपल, तो ZC ZP इंस्ट्रूमेंट हो गए। और ये कहाँ आपको BSE NSE का नॉर्मल शेयर मार्केट में मिलेगा? नहीं, इसका अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जा रहा है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। बस तो बॉन्ड्स के अलग अलग प्रकार मैंने आपको बताए। ऑफकोर्स हमने एक ओवरव्यू लिया है, सारे के सारे डिटेल में हम नहीं गए, वरना ये रिकैप सीरीज नहीं, ये लेक्चर सीरीज हो जाएगी। अब तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ 1C1 डेट एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 1C2, उसमें इक्विटी और शेयर्स की बात होगी। खैर तो मित्रों, अपना बॉन्ड वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, ये सब समझना है। ये भी सब कुछ कलरफुल ग्राफिक्स के साथ ही दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। बाकी मित्रों, पूरे हफ्ते का क्या कार्यक्रम है मैंने आपको बताया था, इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स का फ़ायदा उठाएं, सब फ्री में है। लेट्स क्रैक इट।